खुश तो आज बहुत हो गए तुम, होना भी चाहिए यार। इंडियन टीम ने इतिहास जो रच दिया है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप आखिरकार हमारे हाथ में है। और एक बार मैं कह सकता हूं, वी सीरियसली डिजर्व्ड इट। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय साइकी साइनिंग इन। और इंडियन टीम ने एक और बार इतिहास रच दिया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतकर। अब देखो, कप जीतना इतिहास खुद में ही है, लेकिन जिस तरीके से हमने जीता है वो भी खुद में ही बहुत बड़ा इतिहास है। बिकॉज 6 क्लीन शीट्स हमने रखी है इस सीजन, जो कि 1950-51 के बाद दूसरी बार है, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जैसा कि तुम्हें पता है 1950-51 हमारे लिए द गोल्डन जनरेशन था। इस जनरेशन का वैसा कुछ इतिहास फिर से दोबारा दोहराना, ये चीज जरूर एक बात तुम्हें प्रूव करती है कि ये टीम तुम्हें होप्स देती है, और शायद ये उस वापस से इंडिया में फुटबॉल वापस लाने की वो जनरेशन हो सकती है। और दूसरी जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है वो है हमने 1977 के बाद लेबनान को दोबारा हराया। भाई बहुत लंबा समय हो गया यार। मतलब अगर तुम इंडियन टीम की हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, तो इंडियन टीम ने बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनको बहुत समय से नहीं हराया है। मतलब मेरे जन्म के 2 गुने टाइम से, आज 40 साल 50 साल से ऐसी बहुत सारी टीमें जिन्हें हमने नहीं हराया है। और यही चीज है कि इंडियन फुटबॉल अभी तक कर क्या रही थी। इंडियन फुटबॉल अभी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड में थी, लेकिन अब तुम्हें ये टीम होप देती है। खासकर मुझे तो बहुत ज्यादा ये इंडियन टीम होप दे रही है, और यही चीज सबसे बड़ी बात है। खैर, अगर हम लोग कल के मैच की बात करें जो कि फाइनल्स थी, इंडिया ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। अगर तुम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करो, या फिर अगर तुम पूरे ऑल ओवर इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे तुम कल निखिल पुजारी की वो जो फ्लिक आई है पैर के बीच से और नटबैक करना उनके लेबनान के डिफेंडर्स को, वन ऑफ द बेस्ट एलीट क्लास लेवल फ्लिक थी वो। और उसके बाद तुम 1 सेकंड आगे जाओगे तो छांगटे का उस बॉल को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ड्रिबल कराया, और उसके बाद जो पास था जो छेत्री को कराया उन्होंने, और छेत्री ने 87th इंटरनेशनल गोल अपना स्कोर किया। वो पूरा जो एक सिनारियो है ना, एक तरीके से मतलब मैग्निफिसेंट सिनारियो था, और कसम से दिल खुश हो गया वो पूरा गोल देखकर। इतना मजा आया ज्यादा, और एलीट क्लास एलीट लेवल गोल था वो। पूरा जो सिनारियो क्रिएट हुआ वो पूरा सिनारियो ही एलीट लेवल था। और खासकर अगर दूसरे गोल की बात करें, चांगते का वो राइट टाइम पर राइट पोजीशन पर रहना और वहां से टैप इन करना गोल पे, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था कल चांगते का। और इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि ये टीम अब होप देती है। और खासकर अगर तुम इस चीज को दिमाग में रखो ना कि AIFF ने जिस तरीके से प्लान्स डिजाइन करी है इंडियन टीम के लिए, देखो जब ये पूरी प्लान रिलीज हुई थी ना, मेरे दिमाग में एक बात तो क्वेश्चन था कि क्या ये प्लान सच में एग्जीक्यूट इन्होंने करनी है, या फिर बस एक मेयर स्क्रिबल ऑन पेपर बन के रह जाएगी ये प्लान। लेकिन जिस तरीके से कल परफॉर्मेंस दी है, या फिर इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दी है, ये चीज तुम्हें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो भी हमारी तरफ रोड़े आएंगे, चाहे वो एशियन कप हो, चाहे वो फीफा के लिए हम लोग का क्वालिफाई करना हो, हम लोग वो रोड़ा आराम से पार कर सकते हैं। और यही चीज़ है कि इंडियन टीम बहुत समय से ढूंढ रही थी, और यही मोटिवेशन अब हमें आगे फायर अप करेगा फ्रंट रनर्स बनने के लिए, और फिर से एक बार इंडिया वो ग्लोरी को हासिल कर सकता है। बट अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वादे और बड़ी बड़ी बातें लगेंगी, लेकिन ये चीज अब शायद पॉसिबल है। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि है स्पेन वर्सेस क्रोएशिया मैच की। और इसी के साथ स्पेन ने भी अपना यूएफा नेशंस लीग चैंपियंस बन गए हैं, और उन्होंने वो ट्रॉफी भी हासिल कर ली है। और ये खुद में ही बहुत बड़ी फीट है स्पेन के लिए अगर तुम बात करो, क्योंकि स्पेन की अगर तुम पिछले कुछ साल के तुम परफॉर्मेंसेस देखोगे ना, तो स्पेन की बहुत मतलब डाउनवर्ड परफॉर्मेंसेस आ रही थी। और ऐसे में स्पेन का ये यूएफा नेशंस लीग जीतना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यूरोप की जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए। और ऐसे में अब एक चीज मुझे समझ में नहीं आती यार क्रोएशिया के रिगार्डिंग, कि वो ऐसे ऐसे मेजर टूर्नामेंट्स में, मेजर फाइनल्स में आकर इतने अनलकी कैसे हो जाते हैं। मेरे को ये चीज कभी समझ में नहीं आती क्रोएशिया के आगे। इसका है, अगर तुम क्रोएशिया के कल के परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे तुम पेलिसिच की बात करो, चाहे तुम मॉड्रिच के परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे तुम
पेरिसिच की परफॉर्मेंस की बात करो, कल पेरिसिच ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस परफॉर्मेंसेस दी हैं क्रोएशिया के लिए। भाई वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स था कल पूरे मैच में इवान पेरिसिच, और जिस तरीके से उसने टैकल करा है मार्को असेंसियो को 2 बार, वो सीरियसली ये स्टेटमेंट दे दिया था कि वो इस मैच को जीतने के लिए आया है, क्रोएशिया अपना पूरा पूरा झोंक देगी। लेकिन फिर भी यार ऐसे मोमेंट में, ऐसे मैच में आप अनलकी कैसे रह जाते हो? बिकॉज तुम 2018 से अगर क्रोएशिया के परफॉर्मेंसेस की बात करो ना, तो चाहे वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस की बात करो, चाहे वो यूरो कप की परफॉर्मेंसेस की बात करो, चाहे वो नेशंस लीग के परफॉर्मेंसेस की बात करो, चाहे वो क्लब फ्रेंडलीज या फिर जो भी तुम क्रोएशिया के तुम परफॉर्मेंस ओवरऑल की बात करो, क्रोएशिया वन ऑफ द बेस्ट टीम्स और वन ऑफ द तुम देखने लायक टीम होगी यूरोप में जो अभी बेटर परफॉर्मेंसेस दे रही है। तो ऐसे में ये चीज बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि लक फैक्टर कितना बड़ा साबित होता है आपके इतने बड़े बड़े कप्स में, जस्ट बिकॉज आपने, जब हम लोग 2019 के कप की बात करें, चाहे वो 2021 में नेशंस लीग की बात करें, चाहे वो 2023 में नेशंस लीग की बात करें, तीनों कप में क्रोएशिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करा और 2023 के फाइनल में क्रोएशिया गई, लेकिन फिर भी लक फैक्टर उनके साथ एक और बार नहीं था। और अगर तुम कल स्पेन की बात करो, स्पेन ने भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे दी, लेकिन वो अपने सेंसस पर खड़े रहे और इसलिए स्पेन ने उस जो पेनाल्टी शूट आउट है उसमें बेटर परफॉर्मेंस दिया। अब अगर मुझसे तुम पूछो तो ये चीज़ मुझे पता थी कि भैया अगर पेनाल्टी शूटआउट में जाती है स्पेन के पास बेटर चांसेस हैं, बिकॉज क्रोएशिया के पास उतने बहुत ज़्यादा ही शार्प स्ट्राइकर्स नहीं है। हाँ, स्ट्राइकर्स हैं अच्छे क्रोएशिया के पास, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प स्ट्राइकर्स नहीं है। और ऐसे में कल स्पेन का जीतना बहुत ज़्यादा एविडेंट था जैसे ही गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया था। जस्ट बिकॉज गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया, क्रोएशिया बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। खैर, इस दोनों मैचेस पर तुम्हारा क्या मन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है सऊदी और यूरोप का थोड़ा सा गठबंधन। और भाई सऊदी बहुत तरीके से पीछे पड़ी हुई है यूरोप में, चाहे वो प्लेयर्स की साइनिंग करना हो, चाहे वो क्लब खरीदना हो। सऊदी का इन्फ्लुएंस अभी डेफिनेटली यूरोप पे बहुत तगड़ा है। अब ऐसे में तुम स्पेसिफिक एक क्लब की बात करो तो वो है चेल्सी, और चेल्सी के ऊपर सऊदी का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि चेल्सी के 4 प्लेयर्स को मतलब डायरेक्ट टारगेट कर रखा है सऊदी ने, सऊदी के अलग अलग क्लब्स ने। चाहे तुम अभी एडवार्ड मेंडी की बात करो, जिनको सीधा सीधा ऑफर आया है अल अहली से। हाँ, अभी अमाउंट इनक्लोज नहीं हुई है, लेकिन इतना तुम मान के चलो कि 80-90 मिलियन का टोटल ऑफर है एडवार्ड मेंडी को। उसके बाद अगर तुम बात करो हकीम जिएच की, तो हकीम जिएच को अल नसर के तरफ से ऑफर आया है, बहुत बड़ा ऑफर है। अब अगर उसके बाद तुम बात करो कलीडो कुलिबाली की, तो कलीडो कुलिबाली को अल हिलाल से डायरेक्ट ऑफर आया है 50 मिलियन प्लस 5 मिलियन एक्स्ट्रास का। तो इतने से एक चीज तो कंफर्म है कि डेफिनेटली चेल्सी अगर इस चीज से खुश ना हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सऊदी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ज्यादा ही अपने क्लब, अपने अब लीग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और ये चीज सऊदी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, जस्ट बिकॉज उन्होंने रोनाल्डो को साइन करा, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था वो। और इसलिए अभी तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कांटे की डील अल इत्तिहाद से ऑलरेडी हो चुकी है, तो 4 प्लेयर्स ऐसे अभी तक हो चुके हैं जिन्होंने चेल्सी से डायरेक्ट सऊदी को साइन करा है। और 4 ही नहीं है, बहुत सारे यूरोप के ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब सीरियसली इंटरेस्टेड है सऊदी जाने में, जो कि खुद में ही सऊदी फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर तुम आज से 1-2 साल पहले देखोगे ना, तो सऊदी को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करा जाता था फुटबॉल में, उतनी ज्यादा वर्ल्ड क्लास फुटबॉल थी नहीं। बट अभी कुछ समय से जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग हुई अल नसर में, और उसके बाद जितने बड़े बड़े नाम थे उन्होंने जो सऊदी है उनको ज्वाइन करा, अब सऊदी लीग ये तो डेफिनेटली माइंडसेट बनाकर चल रही है कि उन्होंने अपने क्लब, अपने लीग्स को एक अलग तरीके का बूस्ट दे दिया है, अब चाहे वो पैसे से ही क्यों ना हो। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के चौथे टॉपिक पर, जो कि फिर से यूरोप और सऊदी का गठबंधन ही है। तो रूबेन नेवेस ने भी सोच लिया है कि वो वुल्व्स को छोड़ेंगे और वो सऊदी ज्वाइन करेंगे। अब रूबेन नेवेस के लिए कुछ समय से ऑफर्स ये सब आ रही थी, रूमर्स आ रही थी कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है रूबेन नेवेस में, बट
अभी कुछ दिन पहले शावी ने ये चीज कंफर्म कर दी कि रूबेन नेवेस में वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उनकी टॉप प्रायोरिटी टारगेट नहीं है। तो ऐसे में रूबेन नेवेस ने ये चीज बहुत समय पहले ही कंफर्म कर दी थी कि वो बार्सिलोना से एक ऑफर के लिए वो वेट करना है, लेकिन जस्ट बिकॉज बार्सिलोना की तरफ से ऑफर नहीं आई और रूबेन नेवेस ने ये चीज ऑलरेडी सोच रखी थी कि वो इस सीजन वुल्स को छोड़ेंगे, और क्योंकि 1 साल का डील बचा ही हुआ है उनका वुल्स के साथ और नेक्स्ट सीजन वो फ्री एजेंट हो जाएंगे, तो उससे अच्छा उन्होंने सोचा कि इसी सीजन वुल्स को वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो ऐसे में सऊदी बहुत ज्यादा फ्रंट रनर्स बन गई रूबेन नेवेस को साइन करने के लिए, और ये चीज तो कंफर्म है कि सऊदी के बड़े बड़े क्लब्स ने, चाहे वो अल हिलाल हो, चाहे वो अल नसर हो, चाहे वो अल अली हो, चाहे वो अल इतिहाद हो, बड़े बड़े क्लब से रूबेन नेवेस को ऑफर आई है। और ऐसे में ये चीज तो एविडेंट है कि रूबेन नेवेस अब सऊदी तुम्हें देखने को मिलेंगे, और ये चीज बहुत बड़ी मूव है सऊदी के लिए। तुम्हें मैंने 2 मिनट पहले ही कहा है कि सऊदी अब अपने जो फुटबॉल है उसको एक अलग तरीके का बूस्ट देने का सोच रही है। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।